सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 11 के लिए आप लोगों का टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, उसके विषय में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए आया हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। इसका आप आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। किसी श्रेणी के समांतर माध्यम से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्यम का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन कहलाता है। तो अच्छा सा समझ में आ गया आप लोगों को। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको जितना नंबर मिलना है मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि कीमत सूचांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो कीमत सूचांक का मतलब होता है क्या, देख लीजिए कि कीमत यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सूचांक से हमारा तात्पर्य है अंकों से। किससे? सूचांक का मतलब होता है हम लोगों का अंकों से, जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समयों पर मुद्रा के समान मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य के हुए परिवर्तन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप कीमत सूचांक को परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। तो इसका आप आंसर इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं कि गरीब लोगों के पहचान के लिए भारत में निम्नतम कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं, इसका आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर में दिया क्या गया है। यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं कि भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। तो चलिए कारण देते हैं, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का क्या कारण है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिला देश में श्रम बल में विस्तार हिस्सा ले पाएगी। ठीक है, श्रम बल में हिस्सा ले पाएगी। जो महिला है, अगर महिला को शिक्षित बनाया जाए तो वह प्रोत्साहन के, जो महिला है उनको अगर शिक्षित बनाया जाए तो नारी शिक्षा को प्रोत्साहन अगर किया जाए तो वह बहुत से हमारे काम में आएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा आप। इसके बाद आपका जो दिया गया है देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि कुटुंबश्री क्या है। तो देखिए ये जो कुटुंबश्री है ना, तो कुटुंबश्री एक केरल में चलाया गया संस्था है। तो इसको देखिए इस प्रकार आप लिखिएगा कि कुटुंबश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। ये संस्था गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसका गठन 1997 में किया गया था। इस संस्था में केवल महिलाएं ही काम करती है।
कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और श्री का अर्थ होता है महिला। इन दोनों शब्दों को जोड़कर इस संस्था का नाम रखा गया। क्या रखा गया? कुटुंबश्री। तो कुटुंबश्री एक संस्था है जो गरीब और महिलाओं के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं कि लॉरेंस वक्र क्या है? लॉरेंस वक्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इस प्रकार दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंस वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने किया। आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। इसका जो कौन किया था पहले इसका अध्ययन? वह आपका है डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेषता से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये इस प्रकार है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के नाम लिखिए। क्या है क्वेश्चन? निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के नाम लिखिए। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है वह आपका निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। उनका नाम हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। समझ गए ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका शिक्षा और निवेश। शिक्षा में निवेश, समझ गए ना? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा में निवेश। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है 5 नंबर में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। कब हुआ? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट देख सकते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था? आंसर कीजिएगा आप। चीन। कब किया था? 1958 ईस्वी में, मतलब 1958 ईस्वी में चीन द्वारा ये चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर कीजिएगा इस प्रकार कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर किस प्रकार है, देख सकते हैं ये दे रहे हैं हम लोग। सापेक्ष निर्धनता का जो स्पष्टीकरण है इस प्रकार लिखिएगा कि सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों प्रदेशों या दूसरों देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? सापेक्ष निर्धनता वो निर्धनता है जिससे विभिन्न वर्गों प्रदेशों दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। ठीक है, जिस देश या वर्ग के लोग का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है वे सापेक्ष रूप से निर्धन होता है। मतलब जिस देश या वर्ग के जो कमाई की क्षमता है वो कम होता है उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि उदाहरण के रूप में आपका माना अमेरिका की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $34,870 और भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय कितना $330 है। तो भारत सापेक्ष रूप से निर्धन है। किस प्रकार निर्धन है? सापेक्ष रूप से भारत निर्धन है, मतलब अमेरिका से उसका जो कमाई है वो कम है, इसलिए सापेक्ष रूप से भारत को क्या माना जा सकता है? निर्धन माना जा सकता है। उसके बाद दिया गया है क्या कि निरपेक्ष निर्धन क्या है? तो निरपेक्ष निर्धन जो है वो लिखिएगा, निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक व्यवस्था
को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। क्या कहा जा रहा है कि निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप की जाती है। ठीक है, कि उस पर किस प्रकार उनका जो धन निरपेक्ष है वो किस प्रकार है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है देख सकते हैं। निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। समझ गए ना। कहा जा रहा है कि निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय, मतलब औसत मासिक आय मतलब कितना कमाई है ना, मासिक आय में कितना कमाई है उसका, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट रूप से पूरा कर सके, मतलब जिससे वो अपना संतुष्ट हो सके। तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।